श्याम तुम्हारे नाम तानी तानाल के सेठ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। नवाज बाप के पास बैठे तो उन्होंने सर हिलाया। मैरीन इन्हें कल ही इतला दे चुकी थी कि जावियार मान गया है और वो आपको लेने जल्द आएगा। नवाज खामोशी से बैठ गए तो तैमूर ने अखबार को फोल्ड करके साइड पर रख दिया। क्या हुआ है तुम्हें अब्बा जी? मैं चाहता हूँ आप वर्दा और हुरैन के लिए भी कोई मुनासिब लड़के पसंद कर लें। मैं इन दोनों के फर्जों से फारिग होना चाहता हूँ, वरना इनका भाई इन्हें अपनी तरह बेहया और मुजोर बना देगा। तुमसे एक लड़का नहीं संभल रहा। वो नागवारी से घूर कर बोले। अब्बा जी मैं जावियार कैसा है? उन्होंने चाय का कप होंठों से लाया। वर्दा के लिए हाँ बहुत अच्छा है, वो जैसे खुश हो गया। और हुरैन के लिए रूहान ठीक रहेगा, मसला ही खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अब्बा जी। वो मशकूर निगाहों से उन्हें देखने लगे जबकि तैमूर साहब बेनियाज से बने बैठे थे। गए उनके लिए लोगों की जिंदगियों के फैसले करना कोई बड़ी बात ना हो। अब्बा जी ये खबर फिर मेरा मतलब आप महरीन से और ज़ाहिर से बात करेंगे? बात क्या करनी है, बस बता देंगे कि हमने फैसला कर दिया, तुम परेशान ना हो। उन्होंने बेटे के शाने पर हाथ रखकर थपथपाया। उनकी परेशानी जैसे कम हो गई। दूसरी तरफ जावियार पेशानी पर बल डाले अंदर आ रहा था। महरीन ने उसका काम करना ही मुश्किल कर दिया था। वो एक ही बात किए जा रही थी, बार बार फोन करके उसके अब्बा जी को ज्यादा इंतजार न कराया जाए। वो गुस्से से काम छोड़कर उठा था और सीधा उन्हें लेने पहुंचा था। एक दिन का काम था, वो ये अजाब भी अपने सर पर से उतारता। वो अंदर आया तो ईशा उसके सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वो प्यार से बोली। वो बेजारियत से निगाह फेर गया। कैसे हैं आप? आप तो चांद की तरह छुप कर ही रह गए हैं। इसने उसे आंख भर कर देखा। प्लीज स्टे आउट ऑफ मी। वो उंगली उठाकर बोला। हाय कितना अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं आप। अब तो मैं दिल लगा कर पढ़ूंगी कि आपके काबिल बन जाऊं। शट अप, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो भड़क सा गया। जावियार। नीलम ने उन दोनों को देखा तो जावियार को घूर कर देखने लगे। जावियार ने उसकी सिम देखा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बहन को डांटने की? नीलम गुस्से से बोली। अभी तो डांटा है, कहीं आपके दादा तक ये खबर ना पहुंचा दूं तो बेहतर होगा अपनी बहन से कहें तमीज से रहे। वो घूर कर कहता आगे बढ़ गया। बताओ मुझे, ये तुम्हें तंग कर रहा था? नीलम ने ईशा को झंझोड़ा जो मजे से उसे देख रही थी। वह उसकी डांट भी दिल को बुरी नहीं लगती थी। काश वो छेड़े आप ही। ईशा झूम कर बोली। ईशा, नीलम ने उसे झंझोड़ा। अरे क्या हो गया भाई, पसंद है मुझे वो, और मेरी तो ख्वाहिश है कि वो मुझे छेड़े, मगर कमबख्त नकचड़ा बहुत है। वो बोली तो नीलम आंखें खोले उसे देखती रही जबकि वो यूं ही गुनगुनाती अपने कमरे में चली गई। नीलम जावियार को घूरती हुई किचन में आ गई। जावियार ने सलाम किया तो वो उसे प्यार करने लगे। वो हैरान तो हुआ, फिर सर झटक दिया। दूसरी तरफ तैमूर प्यार ही थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नवाज ने पूछा। बस बशीर के पास, आखिरी वक्त है, इयादत कराते हैं। वैसे भी वो जावियार से मिलना चाहता था। तैमूर साहब बोले तो नवाज लब भींचे जावियार को देखने लगे जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाएं, वो कहता निकला। अब्बा जी आपकी वापसी कब होगी? अरे भाई आज ही रात तक आ जाऊंगा, कल बात करते हैं तुम्हारे वाले मामले पर। वो कहकर खुद भी बाहर निकल गए। तभी रूहान अपनी बाइक लेता अंदर आ रहा था। उन्होंने उसे घूर कर देखा। रूहान तुम्हारी आवारा गर्दियां खत्म नहीं होंगी। वो बोले तो वो जल्दी से किताब दिखा गया। किताब लेने गया था दादा जान, एग्जाम्स हैं, भला क्या आवारागर्दी कर सकता हूँ मैं? वो बोला तो वो सर हिला गया। डालता हूँ तुम्हारे पाँव में बेड़ियां, कहते वो बाहर निकले। रूहान ने मुंह बनाया। हाँ जैसे सारी मर्जियां आप ही चलेंगी, ये डालेंगे बेड़ियां। वो मुंह बनाता अंदर आ गया। जावियार और तैमूर साहब एक लंबे सफर के लिए रवाना हो गए थे। जावियार स्मूथली ड्राइव कर रहा था कि रास्ते में ही शामिर की कॉल आ गई। वो शामिर से इंग्लिश में बात करने लगा। तैमूर साहब उसे घूरते रहे और जब फोन बंद किया तो उन्होंने सर झटका। सब समझते हैं हम, आजकल के बच्चों की कारस्तानी, बुजुर्गों के सामने जुबान ही तब्दील कर लेते हैं। जावियार का दिल किया कह दे बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो चुप रहा जैसे नींद रजामंदी दे दी हो। किसी लड़की वड़की को पसंद करते हो तुम? अचानक उनके सवाल पर वो पेशानी पर बल डाल गया। नहीं, क्यों? वो तो टॉप पूछने लगा। हम सोच रहे हैं तुम्हारी शादी का। और मेरी शादी का आप क्यों सोच रहे हैं? वो मुठियां भींच गया इनके हुक्माना अंदाज पर। बड़े ही फैसला करते हैं इन सब बातों का। जावियार का खून सा खोल गया। है मुझे तमीज, अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकता हूँ, सब अच्छे बुरे देखे हैं मैंने। वो पटाख से जवाब दे गया। तो यानी तुम अपनी पसंद से शादी करोगे? वो गुस्से से बोले। इसमें क्या मसला है नाना जान, जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी से ही शादी होगी। वो भी जैसे चिढ़ गया था। सही तरबियत है भाई महरीन की, बिल्कुल अपने बाप चचा पर ही गए हो। तैमूर साहब ने जैसे जैसे अंगारों पर घसीट लिया। मुझे लगता है मैं अपने बड़े मामू पर चला गया हूँ। वो बोला तो उन्होंने भड़क कर उसे देखा। देखिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, ये मेरी जिंदगी है, इस पर आप फैसला नहीं कर सकते। करता हूँ महरीन से बात। वो बोले तो जाविया लब भींच गया। दिल तो किया तैमूर साहब की तबीयत ही फ्रेश कर दे, लेकिन चुप रहा। वर्दा चंदा कुछ खा तो लो। राबिया ने इसे पुकारा।
रात होने को थी, पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। हुरैन ने शामिर को बताया था कि वर्दा कुछ नहीं खा रही, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। आंटी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना करियर बनाना है। ये कैसी बात है कि लड़कियों को अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी दी जाती। वो राबिया से बोली, बेटा, बेटियों का काम घर बसाना है और तुम भी वही करोगी। अगर औरत पढ़ लिख जाएगी तो वो घर नहीं बसा सकती। सिर्फ दादा जान ने कह दिया तो इसका मतलब वो सच्चे हो गए। मेरी मेहनत, मेरी हर चीज़ को नजरअंदाज कर रहे हैं बाबा। वो रोते हुए बोली, मैंने सुना है जावियार भाई को पसंद किया है दादा जान ने आपके लिए। वो तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। आप शादी कर लें तो फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। वैसे भी जावियार भाई कभी दादा जान को तो मानते नहीं। चुप करो तुम, वर्दा ने उसे झड़क दिया। आंटी प्लीज डैड से कहें मुझे जाने दें बाहर, प्लीज। सिर्फ 6 महीने ही तो हैं, मुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने जीने दें प्लीज। वो हाथ जोड़ गई। राबिया बेबस थी। अच्छा, मैं बात करती हूँ, तुम कुछ खाओ। नहीं, भाई को बुलाए। मुझे नहीं पता ये कैसे कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर किसी ने मेरी ना मानी तो बहुत बुरा होगा। वर्दा, अल्लाह के अमान में कैसी बातें कर रही हो? कभी जिंदगी में कुछ ऐसा ना सोचना जिससे दादा की इज्जत पर हर्फ आए। आंटी, बेटियां औरतें इज्जतें संभालने के लिए नहीं पैदा हुई कि अपना दम घोट लें और बाप दादा की इज्जत के लिए। मैं आपको साफ कह रही हूँ, अगर डैड मान गए तो ठीक, वरना क्या? शामिर की आवाज़ पर वो झटके से मुड़ी। भाई, वो उठी और उसके सीने से लग गई। वरना क्या वर्दा? उसे जैसे इसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। वर्दा चुप रह गई। घर से भागने के बारे में सोचना भी मत। जहां तुम मुझे दिख गई वहीं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो सख्ती से बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन भाई आपने कहा था आप मेरी मदद करोगे, और अब मेरी शादी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो संजीदगी से पूछ रहा था। तुम बहुत जज्बाती हो, लेकिन कंट्रोल में रखो इन जज्बात को। तुम्हारा पासपोर्ट रेडी करवा रहा हूँ, इसके बाद टिकट करा दूंगा 6 महीने के लिए। मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है। तुम लंदन में अपनी तालीम मुकम्मल करना और बाकी मैं देख लूंगा। वो बोला तो वर्दा की खुशी का ठिकाना न रहा। राबिया भी मुस्कुरा दी। अच्छी बात यह थी कि वो उसके साथ ही होता। लंदन और न्यूयॉर्क अलग अलग शहर जरूर थे, लेकिन वो जानती थी वो इसकी हिफाजत जरूर करता। अब खुश हो गई हो तो और आओ खाना खा लो, राबिया ने मुस्कुरा कर कहा तो वो आंसू साफ करती बैठ गई। भाई, आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं? हुरैन का तो दिल ही निकल गया। लेकिन असफन याद की शादी के बाद। उसने उसे भी तसल्ली दी, वो भी मुस्कुरा दी। वो लोग पहुंचे तो यहाँ एक तो गर्मी बहुत थी, ऊपर से उसका दिमाग तैमूर के साथ इतना लंबा सफर करके खराब ही हो चुका था। उसे जैसे माजी सा याद आने लगा। उसने अपने बाप को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और वो इतनी सी उम्र में अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर सकता था। इसने उसी चचा को अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते बहुत बार देखा था, जिसकी अयादत करने वो आज आया था। उनकी गाड़ी रुकी तो मोहल्ले के लोग इस बड़ी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा होने लगे। उनकी आंखों में हैरानगी थी। ये हसन का बेटा है। कुछ लोग तो चेमो गोइयां करने लगे। खूबरू नौजवान हो गया। इसे आवाजें आ रही थी। उसने तैमूर साहब के लिए लकड़ी के दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। तैमूर साहब स्टिक से जगह टिटोलते आगे बढ़े तो उस ईंटों के घर में एक बल्ब जल रहा था। वो लोग अंदर आ गए तो एक औरत उन्हें देख कर खड़ी हो गई। हमारा नाम तैमूर है और ये बशीर का भतीजा जावियार हसन है। तैमूर साहब ने तारुफ कराया। उनके बेदाग लिबास और चमचमाते चेहरे उनकी अमारत के गवाह थे। जी जी, मैं पहचान गई। खुश आमदीद, अंदर आइए। आप? तैमूर साहब ने तारुफ चाहा। जी, मैं मोहल्लेदार हूँ। उनकी बशीर भाई की हालत नाजुक थी, तभी यहाँ आ गई थी। और दरीशा बेटी तो साहब चल फिर नहीं सकती, तो इनकी मदद हो जाती है। वो औरत बोली तो तैमूर साहब ने सर हिलाया। मोहल्ले की कई औरतें मदद को आ जाती हैं साहब जी। दरीशा बेटी की अम्मी बड़ी अच्छी औरत थी, सबकी मदद करती थी और बस यही बात कहती थी, मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि वो चलने फिरने लगे। बस जब पैसा ना हो तो मफलूज ही हो जाता है इंसान और सब्र कर लेता है कि इस ऐब को कबूल ही कर ले। वो औरत बोलते बोलते उन्हें एक कमरे में ले आई। वहां पंखे के नीचे बशीर साहब लेटे हुए थे। उनकी हालत उनकी आखिरी सांसों की गवाह थी। तैमूर साहब आगे बढ़े और इस लम्हे उसकी हालत देखकर जावियार को भी तरस आया था उस पर। साहब जी, आप बैठे हैं। बशीर भाई, कोई बड़े साहब आए हैं, उठ जाओ। वो और लाइटें कमरे की खोलती उन्हें कुर्सियां दे गई। मैं जी दरीशा बेटी को बुला लेती हूँ। वो बोली तो वो दोनों चुपचाप बैठ गईं। बशीर ने आंखें खोली तो जावियार को देखकर अचानक वो रोने लगे। अपने कांपते हाथ जोड़ दिए। जावियार ने उठकर उनके हाथ पकड़ लिए। मैनू माफ कर दे पुत्रा, वो रोते हुए बोले। उसने एक नज़र तैमूर साहब को देखा और उन्हें तसल्ली देने लगा कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। हाय, मैं अपने परावा कोल जा रहा हूँ। वहाँ सॉरी, मुझे पंजाबी नहीं आती। ये मैंने किसी से लिखवाई थी पंजाबी। मैनू माफ कर दियो मेरे पुत्र, मैं तुहाडे उत्ते तेरी माँ उत्ते बड़े जुल्म कीते नहीं। मैनू माफ कर दियो तुसी सारे। वो रोते हुए बोले जा रहे थे जबकि वो औरत जल्दी से दूसरे कमरे में आई जो कच्चा सा था। दरीशा बिटिया, एकदम वो डर गई अचानक उनके पुकारने पर। जी खाला, वो बोली और अपनी ऐनक उतारी।
तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में थकावट थी। बिटिया जावियार आया, हसन भाई का बेटा। वो बोली तो वो सर हिला गई। साथ उसके नाना भी हैं, तुम भी आ जाओ, सलाम कर लो। मेरा क्या काम है खाला, वाइसली से बोली और अपनी पुरानी किताबों को देखने लगी। तुम्हारा, अरे बिटिया रिश्तेदार हैं तुम्हारे, वैसे भी तो मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारा जावियार बेटे से रिश्ता हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं खाला, ऐसे ना कहें, अब मैं क्या बोझ बनने लगी हूँ आप लोगों पर। बेटा ये बात नहीं है, खैर छोड़ो, तुम्हें कहाँ समझ आएंगी बातें। चलो ले चलती हूँ तुम्हें। खाला प्लीज आप मुझे ना लेकर जाएं। वो रोकती रह गई, लेकिन वो उससे जबरदस्ती इस कमरे तक ले आई थी। खुद वो चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर घसीट कर वो ले आई थी। दरिशा काफी शर्मिंदा सी थी, वो इसे अंदर ले आई, उसने पलके झुका ली, सर पर दुपट्टा जमा था, वो सिमट रही थी खुद में। दाविया ने उसकी टांगों को सिम देखा बस, और निगाह फेर ली। उसके गोरे पांव बेजान व्हील चेयर पर रखे थे। कैसी हो बेटी, तैमूर साहब बोले तो वो अपना हाल अहवाल बताने लगे। कुछ देर वो लोग बैठे रहे। उस लड़की से तैमूर साहब बातचीत कर रहे थे, वो जवाब देती रही। जावियार ने उस पर निगाह भी नहीं डाली थी। औरत उनके लिए स्टील के गिलासों में शरबत बना लाई। जावियार गिलास लेकर संजीदगी से साइड पर रख गया। अलबत्ता दरिशा ने ये जरूर देखा था, लेकिन चुप रही। नाना जान प्लीज, नाना जान चलें। इसने हाथ में बंधी घड़ी पर देखा था, रात के 10 बज रहे थे। 3-4 घंटे का सफर करके उन्हें शहर की तरफ जाना था। अभी निकलते हैं तो वक्त पर पहुंचते हैं। हाँ नहीं नहीं तैमूर साहब, अभी ना जाएं, मुझे आपसे बात करनी है, बेहद ज़रूरी। आज रात रुक जाएं। नहीं मैं नहीं रह सकता, मेरी ड्यूटी है कल। बेटा अल्लाह के लिए अपने मरते हुए चाचा की आखिरी ख्वाहिश समझ कर रुक जाएं। आज रात। वो मिन्नतें करने लगे। तैमूर साहब खुद तजब्जुब का शिकार थे। अच्छा ठीक है। जाविया ने तो मानना ही नहीं था, बशीर की मिन्नतों पर वो मान गए। जाओ जावियार, तुम आराम कर लो। कहाँ? वो फाड़ खाने को दौड़ा था। उन्हें आंखें निकालता बोला, बहन कोई कमरा है तो बिस्तर लगा दो, बच्चा पूरे दिन ड्राइव करता रहा है। तैमूर साहब बोले तो वो पहलू बदल गया। नाना जान मुझे घर जाना है, अम्मी अकेली होंगी। उनके कान में बोला, अंदाज में गुस्सा था। मैं कह दूंगा रूहान को, चला जाएगा वहाँ। अब चुप हो जाओ, हालत देखो इसकी, कैसे मिन्नतें कर रहा है, कुछ रहम भी होना चाहिए दिन में। वो उल्टा उसे घूर कर बोले। उनकी ये गुफ्तगू दरिशा ने सुन ली थी। वो अपनी व्हील चेयर खुद ही चलाती बाहर चली गई। खाला आप मेरे कमरे में लगा दें साहब के लिए चारपाई, दरिशा बोली। वो औरत सर हिलाकर चली गई। दरिशा व्हील चेयर घसीट कर किचन में आ गई। उनके यहाँ सादा खुराक बनती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे वो उन लोगों के लिए कुछ मंगवाती। उसने वही दाल गरम की और रोटियां ताज़ी बना दी। उसने खाना ट्रे में रखा और खाला को दे दिया। उसने खाना दिया। तैमूर साहब ने उन लोगों का दिल रखने को थोड़ा सा खा लिया, अलबत्ता जाविया ने कुछ नहीं खाया था। वो यूं ही बैठा रहा और फिर गुस्से से बाहर निकलने लगा। मैं गाड़ी में हूँ, रात वहीं सोऊंगा। जावियार चलो ठीक है, तंगी भी नहीं होगी। तैमूर बोले तो बशीर उनका मशहूर सा था। जावियार सर झटकता बाहर निकला। दरिशा वहीं व्हील चेयर पर बैठी थी। वो उसको के पहलू से निकलने लगा। बेटा मैंने आपके लिए कमरा तैयार कर दिया है, आप वहाँ आराम कर लें। खाला बोली तो वो मुड़ा। हालांकि वो इतना बदइखलाक नहीं था, लेकिन वो इस वक्त खा रहा था हर चीज से। थैंक यू, मैं दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोता, वो कहकर बाहर निकला। दरिशा का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि वो शर्मिंदा सी हुई। रहने दें खाला, आप जाएं, बाकी मैं यहीं हूँ, देख लूंगी। बहुत शुक्रिया, वो बोली तो वो उसे प्यार कर गई। इतनी प्यारी है तू कि चांद ही शर्मा जाए तुझे देखकर, मालूम नहीं तेरे नसीब में क्या है। वो इसे प्यार करके बाहर निकल गई। बाहर वो गाड़ी में लेट गया था। इसे भूख भी लग रही थी। इसने पहले कुछ खाने का सोचा और वो गाड़ी लेकर निकल गया खाने की तलाश में। खाना ले खाना खाकर तैमूर साहब के लिए बंधवा कर ले आया, और कुछ ज़्यादा भी था कि वो लोग भी खा लेते या वो लड़की। वो 12 बजे के करीब घर में आया तो हाथ में शॉपर थे। दरिशा ने दुपट्टा दुरुस्त किया और निगाह फेरी। जावियर अब तक उसे देख नहीं सका था। वो कुछ देर खड़ा रहा और फिर उसके नज़दीक आ गया। ये खाना है, नाना जान को दे दें और आप लोग भी खा लीजिएगा। वो संजीदगी से बोला, थैंक यू, लेकिन मैं किसी का दिया वो नहीं खाती। अपने नाना जान को आप दे दें, किचन में प्लेटें मौजूद हैं। वो आहिस्तगी से बोली, मैं खुद से व्हील चेयर स्टेप से नहीं ले जा सकती ऊपर, इस वजह से आपकी मदद दरकार है, वरना ना कहती। वो तफसील दे गई। जावियार पहले तो उसके जवाब पर आईब्रो उचका गया, फिर सर झटक कर प्लेट में खाना रखकर तैमूर साहब को दे दिया। मालूम नहीं वो लोग क्या बातें कर रहे थे। वो बिना कुछ सुने वहां से बाहर निकल गया। बकिया रात दृश्य ने वहीं गुजारी थी, सोते जागते, और फिर फजर की अजानें होने लगी। तैमूर साहब बाहर आए तो उसे वजू करते पाया। वो एक निगाह उसे देख कर बाहर निकल गया। बशीर ने जो ख्वाहिश की थी, इस पर वो परेशान हो उठे थे। नवाज की वर्दा आंखों में थी तो कभी ये लड़की जो खुद मजबूर थी, अगर बाप भी मर जाता तो कहाँ जाती। वो नमाज के लिए निकल गए, जबकि उन्होंने गाड़ी का दरवाजा बजा कर जावियार को उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उठा नहीं। वो नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा जोर से गाड़ी बजाई तो वो चौंक कर उठा। बाहर निकलो, वो खफगी से बोले। इसने वक्त देखा और मुंह बनाकर बाहर निकल आया।
منہ ہاتھ دھو، بات کرنی ہے تم سے میں نے۔ وہ بولے تو وہ گھر کے اندر آ گیا۔ کچن میں کھٹ پٹ تھی، تبھی وہ بیچ میں لگے بیسن پر منہ دھونے لگا۔ نانا جان چل لیں؟ اس نے گاڑی سے ٹیشو نکال کر صاف کیا تھا منہ۔ تولیہ بھی یوز کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چلتے ہیں، بیٹھو ناشتہ کر لو۔ اسے چارپائی پہ بیٹھنے کا کہنے لگے۔ نانا جان یہاں کے حالات لگ رہے ہیں آپ کو کہ ہم یہاں ناشتہ کریں؟ میں آپ کو راستے میں کرا دوں گا، چلیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ زاویار تمہارے چاچا کی آخری خواہش ہے کہ وہ چپ وہ چپ چاپ ان کی شکل دیکھنے لگا۔ دریشا سے نکاح کر لو، لاواری سا بچی، باپ مر گیا تو کہاں جائے گی؟ اور ویسے بھی وہ عورت کہہ رہی تھی ڈاکٹرز پوری امید ہیں اس کے چلنے پر، بس پیسے کی وجہ سے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ تلخی سے بولا۔ دریشا کچن میں یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شرمندگی اور ذلت کا احساس الگ تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، نہ میرے اندر خدا ترسی کا جذبہ ہے، تو پلیز اب آپ یہاں سے چلنے کا سوچیں۔ زاویار ہم تمہاری اس ہڈ درمی کی عادت سے تنگ ہیں۔ بات کرتے ہیں مہرین سے، بتاتے ہیں اسے۔ جب میں ہی نہیں راضی تو امی سے کرانی ہے شادی آپ نے اس کی؟ نہایت بدتمیز ہو تم، وہ بھڑکے۔ زاویار مٹھیاں بھیج گیا۔ انہوں نے مہرین کو فون کیا اور سارا ماجرا بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ وردہ کے لیے اسے پسند کیے ہوئے تھے، لیکن یہاں حالات ایسے ہیں کہ دریشا اور زاویار کا نکاح ہونا بہت ضروری ہے۔ مہرین نے پوچھا کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں۔ مجھے فکر ہے اس بچی کی، میں وردہ سے شادی کر لوں گا لیکن اس سے نہیں۔ وہ واضح اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ تم، تیمور صاحب بھڑکے۔ آپ مجھ پر زبردستی کسی کو مسلط نہیں کر سکتے نانا جان، وہ بلند آواز میں بولا۔ چھوٹا سا گھر تھا، سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ وہ کچن میں بیٹھی رونے لگی اپنی بے عزتی پر۔ ابا جی جیسے آپ چاہیں، مہرین نے کہا تو تیمور نے اسے پکڑا جو بھاگ رہا تھا، جیسے وہ رہنے کو تیار ہی نہ ہو۔ ہمارا حکم ہے تم دریشا سے نکاح کر لو۔ کیوں مانوں میں آپ کا حکم؟ آپ ہوتے کون ہیں زاویار؟ وہ بھڑکے۔ دریشا دم ساتھ گئی، اس وجہ سے وہ چلائے تھے۔ ہمارا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنا سب ہم نے تم پر احسان کیا اس کا بدلہ چکاؤ، مانو ہمارا حکم۔ وہ آنکھیں نکال کر بولے تو زاویار انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا مجھ پر یا میری زندگی پر کوئی احسان نہیں رہا، نہ میں آپ کو اپنا کچھ سمجھتا، نہ ہی میں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا، جبکہ تیمور صاحب سر جھٹک گئے۔ مولوی کو پاس کی مسجد سے بلایا، اس نکاح میں محلے دار اور تیمور صاحب گواہ تھے۔ دریشا انکار کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، بس وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اس پر رشک کر رہی تھیں، جبکہ وہ قبول ہے کہہ کر سائن کر کے پین کی نب توڑتا وہیں پھینک کر اٹھ کر چلا گیا۔ جبکہ گاڑی بھی لے گیا۔ تیمور صاحب مطمئن تھے، انہوں نے اس گھر کی نماز میں اپنے رب سے دعا کی انہوں نے فجر کی نماز میں اپنے رب سے دعا کی تھی، اور اس وقت انہیں بہتر یہی لگا کہ وہ اپنی پوتی کے بجائے اس لڑکی کا سوچیں، اور ان کا ضمیر بھی کافی مطمئن تھا۔ وہ کچھ دیر میں واپس لوٹا اور باہر ہارن دینے لگا۔ بیٹی یہ پیسے رکھ لو، کس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، اور فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، وہ بولے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے۔ زاویار نے آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلائی تھی۔ دوسری طرف خبر آگ کی طرح پھیلی تھی زاویار کے نکاح کی، یہاں تک کہ شامیر تک بھی پہنچ گئی۔ وہ زاویار کو کالز کر رہا تھا، لیکن وہ تو قسم کھا چکا تھا کسی کا فون نہ اٹھانے کی۔ 3-4 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں طے کر کے اس نے تیمور صاحب کو ان کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر آ گیا۔ وردہ کو بھی پتہ لگ گیا تھا اس کے نکاح کا۔ اسے زاویار سے دلی وابستگی نہیں تھی کوئی، لیکن حرین کی بات دل کو لگی تھی کہ وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے، اور اب یہ بھی ہاتھ سے گیا تھا تو اسے شامیر کے ہی طریقے پر چلنا تھا۔ مہندی کے فنکشن کی تیاریاں گھر میں شروع ہو گئی تھیں۔ نواز کو تسلی دی تھی تیمور، وردہ کے لیے بہتر لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ نواز کو باپ پر پورا یقین تھا، تبھی وہ آ گئے اور شادی کا ماحول پھر سے بن گیا۔ اسفندیار اور دھن بہت خوش تھے۔ عشا کافی غمگین تھی۔ نواز، حرین اور رابعہ بھی تیمور منزل آ گئے تھے، اور دوسری طرف سے صرف مہرین آئی تھی۔ زاویار تو اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، تبھی وہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے تیمور منزل کو سجایا جا رہا تھا، تبھی دھن کے پاس کالز آنے لگی۔ اسے کئی دنوں سے ایک نمبر تنگ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تو وہ اسفند کو بتائے گی، لیکن اسفند آج کل پلازا میں بھی مصروف تھا تو بات ہی نہ ہو سکی۔ تو فون کسی اور کزن نے اٹینڈ کر لیا۔ میری جان دھن، تم کیسی ہو؟ تم شادی کر رہی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے بھول نہیں سکتی، ایسے میں اپنی جان لے لوں گا اگر تم نے شادی کی کسی سے تو۔ دوسری طرف سے جو بولا گیا اس پر وہ لڑکی گھبرا کر دھن کو موبائل دے گئی، اور دھن کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ یہ سب سن کر اس نے کال بند کر دی۔ تم دھن؟ نہیں نہیں، یہ میں رانگ نمبر ہوگا، وہ لڑکی بولی تو دھن سر ہلا گئی۔ لیکن یہ میرے نمبر پر، وہ پریشان ہو چکی تھی۔ رین البتہ سامنے بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا دھن، تمہارا چہرہ پھیکا کیوں پڑ گیا؟ کچھ نہیں، وہ جلدی سے خود کو سنبھال گئے۔ اگر وہ کسی کو بتاتی تو سب یہی سمجھتے کہ وہ غلط ہے، اور اسفند
ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ تبھی اس نے اس بات کو خود میں چھپا لیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل تمہاری مہندی ہے، خوش ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی، وہ بولی اور چپ ہو گیا۔ حورین البتہ ہنس پڑی اور شانے اچکا کر باہر آ گئے۔ شامیر کے پلان ورک کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کل کا دن دھن کو اسفند کی زندگی سے نکال باہر پھینکے گا۔ کل کا دن دھن کو اسفند کی زندگی سے نکال باہر پھینکے گا۔ وہ اس خوشی پر جتنا خوش ہوتی کم تھا۔ پورا وقت اور اگلا دن اسے وہ نمبر تنگ کرتا رہا۔ مختلف لوگ فون آتے رہے، اس نے گھبرا کر فون ہی بند کر دیا، اور پھر جب ہر شخص رات میں ہونے والے فنکشن میں مصروف تھا تو دھن کے نام کا کوریئر آ گیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مس دھن، نام درج ہے۔